शर्मा और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी चैनल पे। यहाँ पे मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम करवा रही हूँ और अपनी यहाँ पे कुछ क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ख़त्म होने पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ अब मैंने कल आपको क्या बताया था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन बताया था। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में मुझे बताया करो, और वीडियो को अगर अच्छा लगे आपको तो आप वीडियो को लाइक करो और उन बच्चों तक शेयर करो जो अपने नेट की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास कोचिंग वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो आज अपने शुरू करते हैं। कल मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन बताया था। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन बताया था कल मैंने आपको। अब इसके अंदर एक बात और देख लो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, है ना। तो ये क्या है आपको ये देखना है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है। देखो कल मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है ना, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो देखो अभी इसमें देखो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कल मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी। एक ग्लोबिन प्रोटीन होता है ना, उससे 4 हिम जुड़े होते हैं, हिम HAEM, है ना। और इससे क्या जुड़े होते हैं, Fe जुड़ा होता है, आयरन। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंड होना Hb+O2 क्या बनेगा, HbO2 बनेगा। HbO2 को ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनता है, इसमें अब मैंने आपको बताया था एक P50 वैल्यू, है ना, P50 वैल्यू। ऑक्सीजन जैसे देखो अपने पास कोई एक ये ग्लास है, ठीक है, इसमें अपने पास यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, ठीक है, और यहाँ पे अपन ने कुछ O2 डाल दिया ऑक्सीजन, ठीक है, और इसको बंद कर दिया। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होगा तो क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, है ना। लेकिन कितनी भी ऑक्सीजन डाल दो, कितना भी प्रेशर लगा दो, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ कितने मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं, 4 मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं। समझ में आ रहा है, कितने मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं, 4 ही बाइंड होते हैं। एक के साथ कितने होंगे, O2, एक O2 यहाँ, एक O2 यहाँ और एक यहाँ। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल एक साथ बाइंड हो सकते हैं, 4 मॉलिक्यूल बाइंड हो सकते हैं। और मैंने आपको बताया था जब नॉर्मल रेस्पिरेशन अपन कर रहे हैं, इंस्पिरेशन कर रहे हैं नॉर्मल, तो इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू तक कितनी ऑक्सीजन पहुंचती है, 25%। जितनी हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल के पास है उसकी 25% पहुंचती है, ठीक है। और जब अपन एक्सरसाइज वाली स्टेज है, एक्सरसाइज में क्या होता है, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है, बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड ज्यादा बनता है ना, लैक्टिक एसिड ज्यादा बनता है। तो उस टाइम पे जो ऑक्सीजन है वो कितनी देता है, 75%। 25% फिर भी अपने पास ही रखता है। मतलब कहने का सीधा सा यही है, जब नॉर्मल स्टेज के अंदर ब्रीदिंग हो रही है तो ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल देता है, ठीक है। और जब एक्सरसाइज की कंडीशन है तो 3 मॉलिक्यूल देता है, 1 फिर भी अपने पास ही रखता है। टोटल 4 होते हैं उसके पास, नॉर्मल के अंदर 3 अपने पास और एक्सरसाइज के टाइम पे 1 अपने पास रखता है, ठीक है। इसमें P50 वैल्यू क्या है, जब हीमोग्लोबिन के पास एक, जैसे मान लो कि नॉर्मल स्टेज है, जैसे कि नॉर्मल स्टेज है, इसके अंदर इसको हीमोग्लोबिन के कितने मॉलिक्यूल चाहिए, हीमोग्लोबिन को कितने मॉलिक्यूल चाहिए, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल चाहिए, 4 मॉलिक्यूल चाहिए। और अब अगर इसको ऐसी कंडीशन में इसको कितने मॉलिक्यूल मिल गए, मान लो 2 मिल गए, 2 नहीं मिले, 2 मिल गए इसको, तो ये इसके 50% सेचुरेशन कंप्लीट हो गई। तो यही P50 वैल्यू है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब डिसोसिएशन कर्व देख लेते हैं।
ये सारा मैंने आपको कल बता दिया था, ये इसलिए रिवाइज करवाया है कि ये जो डिसोसिएशन कार्य है ये इसी पे डिपेंड है। ठीक है, देखो इधर PO2 और इधर सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब PO2 का लेवल, जैसे जैसे PO2 का लेवल बढ़ेगा हीमोग्लोबिन की एफिनिटी PO2 के लिए उतनी ही ज्यादा होती जाएगी, है ना। देखो शुरू में कितनी होगी, यहां से PO2 का लेवल बढ़ना शुरू हुआ, यहां तक बढ़ेगी। अब देखो एक बात सोचने की है, PO2 का लेवल बढ़ रहा है और सैचुरेशन भी बढ़ रही है, तो ये ग्राफ कैसा जाना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए भाई, ये भी बढ़ रहा है, सॉरी क्या बन रहा है, ये भी बढ़ रहा है, यहां से ये भी बढ़ रहा है। ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, लेकिन ग्राफ ऐसा नहीं बनता है। ग्राफ कैसा बनता है, PO2 जैसे जैसे बढ़ाओगे सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ती है, फिर एकदम फास्ट बढ़ती है, और फिर एक जगह पे जाके क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इसके बाद कितनी भी ऑक्सीजन दो ये अपने साथ बाइंड नहीं करेगा, 4 मॉलिक्यूल से ज्यादा इसके साथ बाइंड नहीं होंगे। मतलब ये जो ग्राफ है ये कैसा बनता है, लगभग एस शेप का बनता है। ठीक है, यही है डिसोसिएशन कर्व। इसके अंदर जैसे ये शुरू में बढ़ा है ना, फिर और बढ़ता जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर और बढ़ रहा है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये यहां जाके कांस्टेंट हो जाएगा, समझ रहे हो, ये यहां पे जाके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या है, डिसोसिएशन कर्व है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है ये देख लें। आज का यही टॉपिक है, छोटा सा है, जल्दी पूरा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखो CO2 लिख दें इसको, है ना। देखो एक बार ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर घुल के कितनी कितनी परसेंट जाती है, 2 to 3%, है ना, ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर। और बाकी RBC के साथ बाइंड होके कितनी जाती है, 97 to 98%। इतनी कैसे जाती है, RBC से जुड़ गए। और कार्बन, ये ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन लिख लो। अब यहाँ CO2 देखो, CO2 के पास भी 2 ऑप्शन है, एक तो कैसे जाएगी, प्लाज्मा में घुल के ब्लड के साथ जाएगी। देखो ब्लड के अंदर डिजोल्व होके जाएगी, कितनी 7% ब्लड के अंदर डिजोल्व होके जाती है। ठीक है, बाकी RBC से जुड़ के कितनी जाती है, RBC से जुड़ के जाती है 20 से 25%, 20 to 25%। बाकी जो जाती है वो जाती है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। कैसे जाती है, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, HCO3 माइनस, है ना, कितनी 70%। मेजर पार्ट जो है वो कैसे जाता है, बाइकार्बोनेट के रूप में जाता है। 20% या 25% कहां से जाता है, RBC के थ्रू हीमोग्लोबिन से जुड़ के जाता है, ऑक्सीजन को हटा के हीमोग्लोबिन से जुड़ता है। ठीक है, और ब्लड के साथ प्लाज्मा में घुल के कितनी जाती है, 7% जाती है। ऑक्सीजन देखो 2 से 3% जाती है, RBC के साथ जुड़ के 97 to 98% जाती है। अब देखो अपने पास, अपन ये देख रहे हैं, ये अपने पास क्या है, RBC है, मान लो थोड़ा टेढ़ा बन गया, सही बना लेते हैं।
आरबीसी की शेप ऐसी होती है। अब यहाँ पे टिश्यू है, ये क्या है, टिश्यू है, और इधर ये क्या है, प्लाज्मा है। ठीक है, और ये ब्लड कैपिलरी है। ये आरबीसी कहाँ होती है, ब्लड कैपिलरी के अंदर ही होती है ना। अब देखो टिश्यू ने क्या किया, ग्लूकोज प्लस O2 किया, एटीपी प्लस इसके पास क्या बन गई, CO2 बन गई। अब CO2 के पास दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है CO2 के पास, या तो ये क्या करे, इसमें घुल के ट्रेवल कर जाए, है ना, या फिर क्या करे, हीमोग्लोबिन से जुड़ के ट्रेवल करे। तो ये क्या करती है, यहाँ क्या पड़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन है ना, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे HbCO2 जो है वो कितनी परसेंट जाती है, 20 to 25%। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अंदर आके कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, CO2 अंदर आके प्लस वाटर से रिएक्शन करती है। ठीक है, CO2 आरबीसी के अंदर एंटर कर गई और यहाँ पे किससे करेगी, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी, नहीं वाटर से रिएक्शन करेगी, वाटर से रिएक्शन करेगी तो इसमें इसकी हेल्प करता है CA क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, लिख दूं यहाँ पे, CA क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, ये सब फास्टेस्ट एंजाइम है, ये सबसे फास्ट रिएक्शंस करवाता है। ठीक है, और ये क्या बना लेगी इधर, H प्लस और HCO3 यही कार्बोनेट आयन है। ठीक है, H प्लस और HCO3। यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, H प्लस और HCO3 आयन बन गए। H प्लस आयन क्या है, यहां से कहां मूव कर जाएगा, प्लाज्मा के अंदर मूव कर जाएगा। अब प्लाज्मा के अंदर H प्लस जाने से यहाँ पे नेगेटिव आयन का प्रेशर बढ़ गया, नेगेटिव आयन का प्रेशर बढ़ने से प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं, क्लोराइड आयन होते हैं। क्लोराइड आयन कहाँ मूव कर जाएंगे, अंदर मूव कर जाएंगे, Cl-। अब ये जो प्रोसेस होती है ना, मूव ऑफ क्लोराइड आयन प्लाज्मा टू आरबीसी इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं इसको, क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट क्या है, जब देखो कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर आ गई और उसने किससे रिएक्शन करी, वाटर से रिएक्शन करी, वाटर से रिएक्शन करके देखो इसने क्या बना लिया, HCO3, CO2 है, एक ऑक्सीजन ये मिल गया, HCO3 बन गया, एक ये H2 है ना, एक H बच गया, ये H प्लस आयन हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब यहाँ पे HCO3 आयन जो है वो कहाँ चला गया, बाहर चला गया, बाहर चला गया तो आरबीसी के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक इम्बैलेंस हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए बाहर से कौन आता है, क्लोराइड आयन आता है। ये क्लोराइड आयन इसी को बोलते हैं, क्लोराइड अंदर आता है, इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर फिनोमेना। ठीक है, इतना क्लियर है आपको, ये समझ में आ गया। अब क्लोराइड आयन अंदर आ गए यहाँ पे। ठीक है, क्लोराइड अंदर आने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये H प्लस HCO3-। ठीक है, ये कैसी है, ऐसे भी होती है और ये रिवर्स भी होती है ये प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है कि ये वाली प्रोसेस जो है, यहाँ पे ज्यादा क्लोराइड आयन आ जाएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ये प्रोसेस वापस से कैसे बनना शुरू हो जाएगी, वापस से H2O बनेगी और CO2 बनेगी। आपके समझ में आ रहा है, देखो एक बार फिर से देख लो। वाटर पहले से प्रेजेंट होता है इसके अंदर, कौन आया, कार्बन डाइऑक्साइड आया, इसने क्या बनाया, रिवर्स होती है, ये दोनों साइड चलती है रिएक्शन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम करता है, ये बना देगा यहाँ पे H2CO3। ठीक है, H2CO3 फिर से H प्लस में और
HCO3 माइनस के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है। अब ये HCO3 कहाँ चला गया, बाहर चला जाता है, और अंदर कौन आता है, क्लोराइड आयन आता है, HCl बनता है ना, ये H+Cl से क्रिया कर लेगा, HCl बनेगा। ठीक है, अब देखो इतना समझ में आ गया। यहाँ पे ये कितनी, इस ऐसी कंडीशन में ये कितनी परसेंट ट्रेवल करती है, 70%। कितनी परसेंट जाती है, 70% जाती है। बाकी की कितनी 7% कैसे चली गई, इसके अंदर डिजोल्व हो गई है ना, और कितनी बच गई, 20 से 25% बच गई। वो कैसे जाती है, अब देखो वो भी इसी के अंदर जाएगी, ऐसे ही हीमोग्लोबिन से जुड़ के जाएगी वो, है ना। यहाँ पे देखो एक ये हीमोग्लोबिन है, इसके साथ O2 बाइंड है, ठीक है। यहां से टिश्यू ने क्या रिलीज करी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी। अब कार्बन डाइऑक्साइड इधर आएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग कैपेसिटी इसके साथ स्ट्रॉन्ग है, तो ये ऑक्सीजन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगी, HbCO2 जुड़ जाएगी। इसको बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बोलते, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, HbCO। हीमोग्लोबिन के साथ जब कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करे उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगी तो उसको बोलेंगे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। उसको क्या बोलते हैं, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। समझ में आ गया आपको इतना। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में HbCO2 हो गई। अब ये HbCO2 ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट के पास जाएगा, और हार्ट इसको कहाँ पंप करेगा, लंग्स के पास पंप करेगा, और लंग्स से वापस एक ऑक्सीजन लेके वापस कहाँ जाएगा, टिश्यू के पास जाएगा, और टिश्यू के अंदर फिर से वही ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और फिर वापस यही प्रोसेस चलेगी। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब देखो ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ता है, वैसे वैसे देखो पहले कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ेगा। जैसे मान लो अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड का अपन ट्रांसपोर्टेशन देखे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ने के साथ ऑक्सीजन की कैपेसिटी एफिनिटी जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कम होती जाएगी धीरे धीरे। इसको बोलते हैं बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट क्या है, ऑक्सीजन क्या होती है, इंक्रीज होती है एंड डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, नहीं CO2, ठीक है। इसको बोलेंगे, ये है हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट जब ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो हेल्डेन इफेक्ट, ऐसे याद रख लेना, ऑक्सीजन ज्यादा हेल्डेन इफेक्ट। और जो बोहर इफेक्ट है, बोहर इफेक्ट के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर बढ़ने से, TCO2 का लेवल बढ़ने से क्या होती है, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर O2। ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, बोर इफेक्ट। आ गया समझ में। बोर इफेक्ट क्या है, बोर इफेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेशर बढ़ना, PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाना। जैसे जैसे देखो HbO2 बना हुआ है, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, ये हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग ये जो बॉन्ड है ये कमजोर होता जाएगा, वीक हो जाएगा, वीक, और वीक हो गई अलग हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जुड़ जाएगी, ठीक है। और अब फिर HbCO2 बना हुआ है, और ऑक्सीजन की जैसे बढ़ेगी प्रेशर, PO2 जैसे जैसे बढ़ेगा, ये बॉन्ड जो है वापस से कमजोर हो जाएगा। हाँ, जब ऑक्सीजन इसको कमजोर कर रहा है तो ये हो गया हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट। और जब इसको
कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है तो इसको बोलेंगे बोर इफेक्ट। क्लियर है आपको इतना? अब देखो आगे, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ गया आपको, कैसे ट्रैवल करता है? 7% प्लाज्मा में डिजोल्व होके, देखो डिजोल्व इन ब्लड, कितना? 7%। ठीक है, HbCO2 को बोलते हैं कार्बामिनो, लिख लो आप नाम, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, है ना? इसके साथ कितना? 20 to 25%, 30% कंप्लीट हो गया, कितना बच गया? 70% बचे। 70% करता है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब देखो ये एल्विलाई है, ये अपनी ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, इसके अंदर ये आरबीसी प्रेजेंट है। ठीक है, आरबीसी प्रेजेंट है, यहां से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ आएगी? ब्लड कैपिलरी में आएगी। ठीक है, ब्लड कैपिलरी में आने के बाद वो कहाँ चली जाती है? इसके अंदर चली जाती है और HbO2 बना लेती है। ठीक है, और ये HbO2 ट्रेवल कर रहा है, यहां टिश्यू है। ठीक है, इस टिश्यू के पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कैसे बनाई? ग्लूकोज प्लस O2, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन यहाँ है, HbO2 यहाँ पहुंच गया, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा है, इसलिए इसको आसानी से छोड़ेगा नहीं। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कराएगा, है ना? जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कैपेसिटी, ये जो प्रेशर है ये बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हीमोग्लोबिन के अलग होता जाएगा, और हीमोग्लोबिन कहाँ चला गया? टिश्यू के पास चला गया। इस कंडीशन से हुआ 20 to 25%। इतना क्लियर है आपको? फिर आगे क्या होता है? 20 to 25% हो गया। अब आगे क्या होता है? यहाँ पे फिर से CO2 है इसके पास, टिश्यू के पास, CO2 प्लस ATP, ग्लूकोज प्लस O2, ये वापस से इसको क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अब ये जो बाकी बची कार्बन डाइऑक्साइड है ये किससे रिएक्शन करेगी? H2O से रिएक्शन कर लेगी। ठीक है, वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएगी? Ca काम करेगा यहाँ पे, और ये बना लेगी H2CO3। H2CO3 वापस से रिवर्सेबल प्रोसेस है, और ये बना लेगा H प्लस प्लस HCO3 माइनस। ठीक है, अब ये HCO3 माइनस जो है ये कहाँ आएगा? प्लाज्मा में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? प्लाज्मा में। इसको बैलेंस करने के लिए यहां से क्लोराइड आयन अंदर एंटर करेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। समझ में आया? अब ये क्लोराइड आयन जो है वो अंदर एंटर कर गया, HCO3 जो है वो बाहर आ गया। ये H जो है ये किससे जाके जुड़ जाता है? हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ी हुई है? फिलहाल ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो ये ऑक्सीजन को हटाने का काम करेगा ना, तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगी इससे, और ये H भी जुड़ जाएगा। H जुड़ता है ग्लोबिन प्रोटीन से, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जुड़ते हैं हिम अणु से। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतना? अब देखो ये से जुड़ गई, ये क्या हो गया? क्लोराइड शिफ्ट हो गया। अब ये यहाँ पे, अब ये इससे क्या जुड़ गई? HbCO2 जुड़ गई, ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड के अंदर PaCO2 कितना होता है? 45, और PO2 कितना होता है? 40। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट के पास जाएगा, और हार्ट इसको कहाँ पंप करेगा?
लंग्स में पंप करेगा, लंग्स से ये वापस क्या लेके आएगा, ऑक्सीजन आएगी। ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया और वापस कहाँ आएगा, हार्ट के पास आएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर PCO2 कितना 40 और PO2 कितना यहाँ होता है 95। ठीक है, अब ये वापस से कहाँ जाएगा, टिश्यू की तरफ जाएगा। ये डायग्राम में बहुत बार बना चुकी हूँ। यहाँ पे टिश्यू और ये वापस फिर कहाँ आ जाएगा, हार्ट में आ जाएगा डीऑक्सीजनेटेड होके। समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिजोल्व होके ब्लड के अंदर कितनी परसेंट जाती है, 7% जाती है। ठीक है, HbCO2 कितनी जाती है, 20 to 25% जाती है। ठीक है, HbCO2 मतलब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। ठीक है, बाकी जाती है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। बाइकार्बोनेट आयन के रूप में कैसे जाएगी, हीमोग्लोबिन जो है HbO2 बना हुआ है, हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। अब ये क्या करेगी, यहाँ पे ऑक्सीजन आके किससे क्रिया करेगी, किससे रिएक्शन करेगी, H2O प्लस CO2 किससे रिएक्शन करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगी, कौन, वाटर। और ये क्या बना लेगी, H2CO3। इसमें हेल्प करता है कार्बन एनहाइड्रेज। ठीक है, अब देखो कार्बन एनहाइड्रेज, इसको वापस से H प्लस और प्लस CO3 HCO3 माइनस के अंदर इसको तोड़ दे दो। HCO3 कहाँ आ जाएगा, प्लाज्मा में आ जाता है। ठीक है, HCO3 कहाँ आ जाएगा, प्लाज्मा के अंदर आ जाएगा। प्लाज्मा से फिर कौन जाएगा अंदर, क्लोराइड आयन अंदर जाएगा। ठीक है, ये क्लोराइड आयन अंदर जाएगा, इसको बोलेंगे क्लोराइड शिफ्ट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होने से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो रही है, बोर इफेक्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा होने से ये अलग हो रही है, ऑक्सीजन हेल्डेन इफेक्ट। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? अब देखो आगे देखते हैं। एक बार रिवाइज कर लें इसको फिर से पूरा शुरू से। सबसे पहले क्या बताया था, ट्रैकिया, इससे पहले का आपको आता है, बहुत इजी है। ठीक है, फिर ये ब्रोंकाइस, लंग्स, ये वाला लंग थोड़ा सकड़ा होता है, इसका कारण क्या है, कार्डियक नोच। और ये वाला लंग थोड़ा छोटा होता है, किसके कारण, डायफ्राम के कारण। यहां होता है डायफ्राम। ठीक है, इस पे कैविटी लगी होती है, पैराइटल प्लूरा, और इसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। ये प्लूरल कैविटी, प्लूरल फ्लूइड कहां भरा हुआ है, प्लूरल कैविटी के अंदर। प्लूरल फ्लूइड कहां भरा हुआ है, प्लूरल कैविटी के अंदर। ठीक है, अब यहां एल्वेलाई है, एल्वेलाई के अंदर 2 टाइप की सेल होती हैं, टाइप फर्स्ट सेल एंड टाइप सेकंड सेल। टाइप फर्स्ट सेल कैसी होती है, स्क्वैमस सेल्स होती हैं, और टाइप सेकंड सेल्स कैसी होती हैं, जो लेसिथिन सीक्रेट करती हैं। टाइप सेकंड जो सेल्स है वो क्या सीक्रेट करती हैं, लेसिथिन सीक्रेट करती है। लेसिथिन एक तरह से सर्फेक्टेंट का काम करता है। सर्फेक्टेंट का काम करता है मतलब संदमक बोलते हैं इसको हिंदी में। ये क्या करता है, एल्वेलाई के स्ट्रक्चर को बनाए रखने का काम करता है। एल्वेलाई के स्ट्रक्चर को ऐसे कैसे बनाए रखता है, जैसे ये गुब्बारे जैसी है ना, इसको पिचकने से रोकता है। ठीक है, अब देखो लेसिथिन हो गया, ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं कैरिना। इसके भी यही होता है ऐसे। ठीक है, अब देखो जब
ब्रीदिंग के स्टेप्स नहीं, रेस्पिरेशन के कितने स्टेप्स, 4 स्टेप्स। पहला स्टेप कौन सा, ब्रीदिंग, फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर इंटरनल रेस्पिरेशन, उसके बाद सबसे लास्ट कौन सा, सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना। 5 स्टेप हो गए, बीच में एक ट्रांसपोर्टेशन भी आता है ना, एक्सटर्नल के बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। अब देखो इतना क्लियर है आपको। फिर ब्रीदिंग के 2, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, मैंने दोनों आपको अच्छे से समझाए। इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के बाद मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है। समझ में आ गया आपको आसानी से। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन अभी बताया, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शेप कैसी होती है ना। और P50 वैल्यू जब 50% सेचुरेट हो जाए वो क्या होती है, P50 वैल्यू होती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का समझ में आ गया आपको ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। 3% प्लाज्मा में डिजोल्व हो गए और 97% ये HbO2 है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के, ठीक है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड 7% ब्लड के साथ, 20% हीमोग्लोबिन के साथ और 70% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। समझ में आ गया। अब बाकी का अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप इसको रिवाइज करो अच्छे से। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मेरे को मैसेज करना, मैं वहीं आपका रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, ठीक है। और आज सिर्फ इतना ही, बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अपन 2-3 क्लास में ये टॉपिक जो है पूरा हो जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक एक वीडियो के अंदर इसको मैं दोबारा से अभी रिवाइज करवा दूंगी, ताकि आपके लिए ये टॉपिक जो है बिल्कुल परमानेंट फिक्स हो जाए आपके दिमाग के अंदर, आपको रिवीजन की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। थैंक यू सो मच।